थैंक्स टू ऑल एंड स्पीकिंग रामा से मेरी जो है वीडियो प्रोनाउंस की वीडियो जो है मैं चैनल पर जो है अपलोड कर दिया हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोनाउंस को एक बार दोबारा जो है पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो जो है वीडियो बहुत क्लियर नहीं हो पाई थी। इसलिए हम सोचते हैं कि प्रोनाउंस पढ़ा देने के बाद ही एडजेक्टिव पढ़ा जाए। तो प्रोनाउन के जितने पार्ट्स हैं एक बार फिर उसको जो है बाय रेस इसको देख ले रहे हैं कि इसमें क्या समस्याएं बनी रहती हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने आपको पहला बताया था, प्रोनाउन का पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो उसको हम लिख दे रहे हैं कि पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, सभी लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से जानते हैं। इसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो पहला भाग होता है, पहले इसको हम समझ ले रहे हैं कि ये है क्या। तो हम आपको पहले बताएं कि ही जो है सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिज जो होता है वो पॉजेसिव केस होता है। अभी यहाँ थोड़ा सा समस्या है कि इसके 4 कंडीशन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर चौथा कंडीशन होता है यहाँ पर। फिर आप देख लीजिए, सी होता है, हर होता है, और तीसरा कंडीशन हर होता है, चौथा कंडीशन आपका हर्ष हो जाता है। इट होता है, इट का दूसरा कंडीशन इटे होता है, और तीसरी जो कंडीशन बनती है इट्स हो जाती है, और इसकी चौथी कंडीशन भी इट्स होती है। उसके बाद आई है, आई का मी हो जाता है, और माई हो जाता है, और ये माइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बी, बी का अस होता है, आवर होता है, उसके बाद आवर्स होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यूए होता है, पॉजेसिव जो केस बनती है योर्स होती है। फिर इसके बाद योर होती है, फिर जो पॉजेसिव प्रोनाउंस बनती है योर्स होती है। दे है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, फिर इसका पॉजेसिव केस होता है डियर, फिर इसका जो प्रोनाउंस बनता है उसको बोलते हैं डियर्स। आपने इसको 4 कंडीशन देखा, पहला नॉमिनेटिव होता है, एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है। मैंने कल इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा दिया था। अच्छा, आप इसको पर्सनल प्रोनाउन के दायरे में इसको समझते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। एक बार इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसके जस्ट तुरंत बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत सरल है, उसको याद करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 4 वर्ड होते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, यानी दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हम सीरियल बाय सीरियल आपको सारे प्रोनाउंस पढ़ा देंगे। मेरे ख्याल से 2 प्रोनाउंस आपके समझ में आ गई होगी। ये पर्सनल प्रोनाउन जो होती है, ये आपके सामने वर्ड्स लिखे गए हैं, इसकी 4 कंडीशन बनती है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, इसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, इसको पॉजेसिव बोलते हैं, इसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको पॉजेसिव बोलते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। जरा इसको आप थोड़ा सा, मैंने कल इसका सेंटेंस भी क्लियर लिया था, लेकिन आज और थोड़ा सेंटेंस को क्लियर कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है इसमें पर्सनल प्रोनाउन में, कि कभी एडजेक्टिव का काम कर देती है तो कभी प्रोनाउन का काम कर देती है, कभी एडजेक्टिव का काम कर देती है, कभी प्रोनाउन का काम कर देती है। इसलिए जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ऐसा होता है, कि प्रोनाउन का काम कैसे करती है, कैसे एडजेक्टिव का काम करती है। जिसे लिखा जाए, बी नेवर थिंक टू गेट हिच इज नॉट आवर्स। अब एक सेंटेंस मैंने लिया, बी नेवर थिंक्स टू गेट, माने मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं टू गेट पाने के लिए। विच इज नॉट आवर्स माने जो हमारी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आवर जब कभी आता है तो वो अपने साथ में नाउन लाता है, जैसे नाउन लाता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि आवर सिंगल नहीं आता है, कभी जब भी आता है तो अपने साथ में नाउन लेकर के आता है, तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि आवर जो शब्द लिखा गया है
यहाँ पर सिंगल आया है, इसमें एस भी लगा है। मैंने आपको बताया था कि तीसरी जो कंडीशन थी उसके जस्ट तुरंत बाद जो चौथी कंडीशन होती है, जैसे माई जो होती है, मी के बाद माई जो होती है तीसरी कंडीशन होती है जिसको पॉजेसिव केस कहते हैं, लेकिन जैसे हम माइंड कर देते हैं तो उसको जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि जो आवर्स आपके सामने आया है इसको हम प्रोनाउन कहेंगे, इसको एडजेक्टिव कहें तभी कहेंगे जब हम इसके साथ कोई नाउन जोड़ करके देखते हैं। जैसे लिखा जाए कि आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी इज ओवर, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। आवर ड्यूटी इज ओवर, अगर कह दिया जाए कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अभी आप देख रहे हैं ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, वैसे भी इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा है, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आवर ड्यूटी इज ओवर माने हमारा कर्तव्य खत्म हो गया है। तो देखिए ड्यूटी के पहले आवर आया, ना कि आवर्स आया है। नाउन से जुड़ी चीजें एडजेक्टिव होती हैं, जब सिंगल आता है तो प्रोनाउन होती हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन आप स्पष्ट समझ लीजिए, नहीं तो बहुत से डाउट्स लगे रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर हम कुछ कुछ वर्ड्स और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, कुछ वर्ड्स क्लियर कर दे रहे हैं। लिखा जाए हु इज योर्स, फिर लिखा जाए नन इज योर्स, ओनली गार्ड इज योर्स। देखिए कितनी बार योर्स इसमें आ गया। एक मैंने इसको जैसे बना दिया गया कि जस्ट लाइक पोएम, इसको पोएम की तरह बना दिया गया है। अगर इसमें पूछा जाए हु इज योर्स माने आपका कौन है, यानी हु इज योर्स माने तुम्हारा कौन है, नन इज योर्स माने तुम्हारा कोई नहीं है, ओनली गॉड इज योर्स माने केवल भगवान ही तुम्हारा है। इसमें देखो 3 बार योर्स आया है, जबकि योर जब आता है तब वो जो है प्रोनाउन होती है, वो सॉरी एडजेक्टिव होती है। योर जब आता है तब एडजेक्टिव होती है, यानी ये योर्स कई बार आया, 3 बार योर्स यहाँ पर आया है कि हु इज योर्स माने तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया है नन इज योर्स माने तुम्हारा कोई नहीं है, ओनली गॉड इज योर्स माने केवल भगवान ही तुम्हारा है। यहाँ कई बार जो है योर्स आया है, योर के साथ जब भी एस लग जाता है माई का माइन हो जाता है, हिज जो तीसरी है वही चौथी कंडीशन हिज का हिजे होता है, हर का हर्ष हो जाता है तब वो प्रोनाउन बनती है। अगर हर रहता है तो एडजेक्टिव रहती है, आवर रहता है तो एडजेक्टिव रहती है, माई रहता है तब भी एडजेक्टिव रहती है। यानी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसी पर्सनल प्रोनाउन में एक ऐसा पार्ट पाया जाता है जो प्रोनाउन नहीं बनता है, एडजेक्टिव बनती है। हमारा कहने का मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे कि ये चीजें जो है किसके दायरे में आती हैं, ये चीजें जो है प्रोनाउन के दायरे में आती है। ये सारी जो है प्रोनाउंस हमने आपको स्पष्ट बता दिया। फिर उसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं कि चलिए ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको लिखवाया। अब डायरेक्ट बात कर ले रहे हैं आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। चलिए दूसरा पार्ट ले रहे हैं। तो पहला आपका हो गया, दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको बोला जाता है दिस, इसको बोला जाता है दैट, दीज और दोज। अभी आपने देखा कि ये जो है संकेतवाचक सर्वनाम केवल 4 होते हैं, 4 वर्ड्स जो होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, दिस दैट दीज दोज। अगर लिखा जाए दिस इज FRONT फ्रंट पेज, ये सामने की पेज है, दिस इज फ्रंट पेज, दिस इज ए फ्रंट पेज माने ए लगा दीजिए, यह एक सामने की पेज है, फ्रंट पेज माने यह एक सामने की पेज है, पन्ना है, मतलब दिस जो होता है, अब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर लिखा जाए दिस पेज इज
FRONT, फ्रंट। यही पेज ही फ्रंट है, सामने है, यानी प्रत्यक्ष है। तो अभी आपने देखा कि दिस फ्रंट माने होता है सामने, तो अब दिस पेज इज फ्रंट। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज के पहले दिस आया है, तो इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाती है। जैसे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया कि कुछ शब्द होते हैं या एडजेक्टिव हो जाते हैं, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव में इसको ध्यान देना कि शब्द जो होता है हेर फेर हो जाता है। यानी हेर फेर का मतलब होता है, फिर एक बात और समझ लीजिए कि जब कोई शब्द नाउन्स के पहले आती है, उसकी थोड़ी बहुत विशेषता बतलाती है, तब वो एडजेक्टिव हो जाती है। अब आप इसको समझिए, इसको अभी आप समझे रहेंगे, जब हम आपको एडजेक्टिव का पार्ट्स पढ़ाएंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अगर लिखा जाए कि these are pretty गर्ल्स। दीज आर प्रेटी गर्ल्स माने ये सुंदर लड़कियां हैं। ये शब्द आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में इसको प्रोनाउन कहा जाता है, यानी इसको भी प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा ये भी जब बात समझ लीजिए, अगर सेंटेंस को ले लिए हैं तो नाउन के गर्ल्स है, नाउन है, नाउन के पहले आने वाला शब्द जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो प्रेटी को आप मान करके चलिए एडजेक्टिव है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत अभी से जो है सेंसिटिव आप रहिए, ताकि एडजेक्टिव आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। क्योंकि हर मायने में आपको पहल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में अपने दिमाग को रखिए, ऑर्डर को थोड़ा इधर उधर करते रहिएगा तो मस्तिष्क चारों दिशा में चलती रहेगी। आप इसको समझ लीजिए कि दीज आर प्रेटी गर्ल्स मानी ये जो है सुंदर लड़कियां हैं। अभी आपने देखा कि दीज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी एडजेक्टिव इसको बना दे रहे हैं। कैसे एडजेक्टिव होता है? दीज गर्ल्स आर प्रेटी, ये लड़कियां जो है प्रेटी माने सुंदर है। अभी आपने देखा कि अभी क्या हुआ, लड़कियों के पहले आ गया, सेंटेंस में कुछ है नहीं, दीज आर प्रेटी गर्ल्स माने ये सुंदर लड़कियां हैं। अब इसमें बात की गई कि ये लड़कियां सुंदर है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चीजें, अब क्या है कि सब बात मेरी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वर्डों की एक्सचेंजिंग होती है, वर्ड इधर उधर होते हैं, कोई चीजें कभी कभी फिक्स नहीं रहती हैं, आपस में मेलजोल बदलता रहता है। अभी आपने गर्ल्स को देखा, गर्ल्स के पहले कोई चीज नाउन आती है, ये नाउन आई है। अब मैंने आपको बताया कि जब ये नाउन के पहले थी तो एडजेक्टिव थी। अब इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, लड़की कैसी है। अब देखिए लड़की कैसी है, हाउ माने कैसी है भाई लड़की, लड़की कैसी है तो लड़की सुंदर है। हाउ को जब हम तलाशते हैं तो हाउ कहता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तरीका बताता है। यानी हाउ क्या बताता है, हाउ को बोला जाता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। आप कहेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जब हमने कहा कि दीज गर्ल्स आर प्रेटी, ये लड़कियां सुंदर हैं, लड़कियां कैसी हैं, जब हमने कैसे कहा तो लड़की सुंदर आ गई। जैसे हाउ को हम चेक कर रहे हैं तो हाउ इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी हाउ एडवर्ब है, इसके स्थान पर आने वाला शब्द जो होता है ये भी प्रेटी एक प्रकार का एडवर्ब होगा। अब आप कहेंगे सर ये जो है अभी तो आपने एडजेक्टिव बताया। मेरे भैया ऐसा है कि जब मैंने आपको बताया तो नाउन के पहले लगी थी, ये वर्ड्स नाउन के पहले लगा था, इसलिए मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया। लेकिन ये सिंगल बेस पर आया है, सिंगल वर्ड्स के रूप में आया है, वो भी किसके स्थान पर आया है, हाउ के स्थान पर आया है। हमने आपको क्या बताया कि कोई वर्ड्स जो होता है जब नाउन के साथ लगी रहती है तभी उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। वैसे तो आपको लगेगा दीज गर्ल्स, ये लड़की कैसी है तो लड़की की विशेषता बतला रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जो है कई मायने से जब मैंने इसको चेक किया, एक कंपटीशन में आई चीज है कि जब इसको चेक किया गया तो इसको ये जो है इस पर काफी विवाद हुए थे कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, तो लास्ट में इसको जो है फाइनल दे दिया गया, इसको एडवर्ब बोलते हैं। भाई एडजेक्टिव तब होती है जब किसी नाउन की कोई विशेषता बतलाता है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी नाउन के जस्ट पहले आने वाला शब्द जो उसकी विशेषता बतलाता है तब एडजेक्टिव होता है। सिंगल बेस पर आया है, वो भी हाउ के रिप्लेसमेंट में आया है, इसलिए प्रेटी एडवर्ब है। अगर हाउ जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसके स्थान पर आने वाला शब्द जो है प्रेटी भी एक प्रकार का एडवर्ब होगा। ठीक है, एक प्रकार का एडवर्ब होगा। अब हम आपको आगे चल रहे हैं बताने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा।
दोज आर वाइज पर्सन, ये चीज देखिए, दोज आर वाइज पर्सन माने वो बुद्धिमान आदमी है। अभी आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कह दीजिए यानी प्रोनाउन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लिख दिया जाए तब आप प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं। दोज पर्सन, दोज पर्सन, यहाँ पर्सन लगा दीजिए क्योंकि दोज हमेशा डिमांड करता है प्लूरल नंबर की प्रोनाउन। दोज और दीज जो होते हैं हमेशा ऐसे दोज के और दीज के साथ जो प्रोनाउंस ली जाती है, चाहे नाउंस सॉरी दोज और दीज के साथ दो जो नाउंस ली जाती है हमेशा प्लूरल में रहनी चाहिए। अगर हम कह देंगे दोज आर वाइट पर्सन, ओनली पर्सन कहेंगे, दोज जो है हमेशा बहुवचन को संकेत करता है, इसलिए जो है यहाँ पर्सन सिंगल नाउन के रूप में नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर जो है यस लगाना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए दोज पर्सन्स, फिर लिखा जाए आर वाइज। अब इसको आप देखिए, आप इसको क्या कह रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह रहे थे, लेकिन अब आप इसको नहीं कह सकते डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपकी एडजेक्टिव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके समझ में आ गई होगी। हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो है जो नहीं समझ में आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप इसको मैसेज कीजिए, मैं सारी चीजों को स्पष्ट समझा दूंगा, क्योंकि जो है मुझे रटाने पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं समझा देने पर विश्वास करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम आपको बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अच्छा, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको बोलता जाता है, ध्यान दीजिए, इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसा शब्द जो संबंध बताता है। अच्छा, अगर लिखा जाए आई नो द बॉय who came yesterday, ऐसे लिख दिया जाए। आई नो द बॉय हु केम yesterday माने मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। हु को आप देख रहे हैं, रिलेटिव का मतलब रिलेशन बता दे रहे हैं। एक सेंटेंस ये है, दूसरा या ये सेंटेंस है, उसके बीच में आया है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशन। यानी जो शब्द रिलेशन बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। हाँ, इतना ध्यान दीजिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। व्हाट जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, whom जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, who जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, who जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, that भी कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर देती है, that कर देती है कभी कभी, बीच में जब कंजक्शन का काम करती है। वैसे तो इसको सही मायने में कंजक्शन कहा जाता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना, लेकिन जब आप इसको जो है पार्ट्स आप इस चीज के दायरे में लेंगे तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और आप देखिए, फिर लिखा जाए आई ही asked he asked what I knew, यहाँ पर लिखा गया he asked माने उसने पूछा, what I knew माने जो मैं जानता था, यानी जो मैं जानता था वही उसने पूछा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रकार ये what आया है, what को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर आप इसको समझ लीजिए कि बीच में जब ये शब्द आते हैं यानी who आ जाए, what आ जाए और whose आ जाए, who आ जाए, that आ जाए, इसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है। बस इतने हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ती है और बीच में जब आती है तो कंजक्शन का काम तो करती है, साथ ही साथ जो है एक प्रकार की प्रोनाउन का काम करती है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और आप समझ लीजिए whom को एक बार देख लीजिए,
आई हेल्प्ड ए मैन whom आई थिंक नहीं, आई थॉट होगा, THOUGHT। आई हेल्प ए मैन माने मैंने एक आदमी की मदद किया, whom I thought to be honest माने जिसको मैं honest माने ईमानदार मानता था अथवा ईमानदार सोचता था, तो मैंने उस आदमी की मदद किया। यहाँ पर एक बार फिर whom आया है, आप इसको देख लीजिए। एक बार whom आया है यानी कुल मिलाकर के कहने का हमारा ये मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन से कहते हैं जो दो कंजक्शन को आपस में जोड़ देता है, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोनाउंस और आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद जो बाकी की जो प्रोनाउंस बचेगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ हिस्से होते हैं जो कंजक्शन का काम भी करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जो बीच में आते हैं। जैसे व्हाट है, whom है, whose है, who है, that है। ये बीच में हमने तीन एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया। जैसे who है तो who दो सेंटेंसों के बीच में आए, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। व्हाट जो है वो दो सेंटेंसों के बीच में आए, इसको इसलिए भी इसको जो है रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। whom को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही बताता है कि रिलेशन माने जोड़ना होता है, यानी एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम जो है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये चौथा हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो वर्ड्स होते हैं, केवल दो वर्ड्स होते हैं। जैसे वन OTHER, वन अदर, उसके बाद EACH, ईच अदर। अब इसको आप समझिए। अच्छा, वन अदर और ईच अदर ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब जब आप सेंटेंस को बताएंगे, ध्यान समझिए, आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया, आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। अब हम आपको बता रहे हैं चौथा और लास्ट जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपके समझ में आ जाएगा। दो वर्ड से बना हुआ ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इसका काम क्या है, जब हम दो से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक सब्जेक्ट के लिए वन अदर लगता है, ओनली केवल दो सब्जेक्ट के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। अगर लिखा जाए कि राजू एंड रवि हेट, अच्छा राजू एंड रवि, उसके बाद लिखा गया हेट, दो लोगों के बीच में क्या लगता है, ईच अदर लगता है, टू ईच अदर। राजू एंड रवि हेट टू ईच अदर, यहां पर मैंने राजू और रवि को लिख दिया क्योंकि दो सब्जेक्ट के साथ जो है ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। राजू और रवि एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर लिखा जाए, तीन लोगों को लिया जाए, राजू कामा रवि एंड राधा, तीन लोग हो गए, यानी दो से अधिक के लिए क्या किया जाता है, वन अदर लगता है। अगर लिखा जाए HATE हेट टू वन अदर, यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दो से अधिक से जब सब्जेक्ट होते हैं, यानी तीन लोग होते हैं, दो से अधिक जब होते हैं तो वन अदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो लोग होते हैं तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ईच अदर और वन अदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको आप अपने दिमाग में रखिए, फीड कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से चार प्रोनाउंस आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो प्रोनाउंस है एक वीडियो और लेंगे, इसको स्पष्ट समझा देंगे, उसके बाद हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। तो ग्रामर में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगी। मेरे ख्याल से मैं आपको ग्रामर जो है पूरी मजबूती के साथ खत्म कर दूंगा। और कक्षा 10 और 12 के जो बच्चे हैं तो वो जो है अपनी तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से ग्रामर की कर सकते हैं। बाद में हम जो है लिटरेचर भी पढ़ा देंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।